मेरे प्यारे बच्चों, नमो नमः। आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं संस्कृत गद्य भारती में आपको अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया गया है। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीकृत्य तत्र ते जने। सर्वेषु माने सभी, राष्ट्रेषु माने राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुएं प्रतीक रूप में स्वीकार की जाती हैं। तत्र ते जने माने तत्र माने वहाँ, जने माने लोगों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा। तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणश्च प्रतिभासन्ते तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगदन्ते। उन प्रतीकों में तद माने उस राष्ट्र का गौरव, चरित्र, च माने और गुण प्रतिभासित होते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगदन्ते, वही हमारे राष्ट्रीय प्रतीक निधन्ते माने कहे जाते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे राष्ट्र भारत में भी, अपि माने भी, हमारे राष्ट्र भारत में भी कतिपयानि कुछ प्रतीक स्वीकार किए गए हैं। तानि अस्माकं चरित्रं संस्कृति महत्वं च व्यजयन्ति। तानि माने वही हमारी चरित्र की संस्कृति, चा माने और महत्व को, व्यंजनती माने प्रकट करती हैं। पक्षिषु कस्मा, पक्षियों में कौन, पशुषु कस्मा, पशुओं में कौन, पुष्पेषु कस्मतः, पुष्पों में कौन, अथवा हमारी राष्ट्रीय महिमा के प्रतिनिधि विद्वन्ति माने जाने जाते हैं। विचारेण प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति, विचार से ही यह प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। मयूर, पक्षिषु मयूर राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षियों में मोर, मयूरा माने मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। मयूरो अति मनोहर पक्षी वर्तते, मोर अत्यंत मनोहर पक्षी वर्तते माने है। चंद्र कवय समृतानि चित्रितानि तस्य बिच्छानि मनांसि हरन्ति। चंद्रमा जैसे आकार के वृक्ष से चित्रित इसके पीछे के पंख, तस्य पिच्छानि माने पंख, उसके पीछे के पंख, मनांसि माने मन को, हरन्ति माने हर लेते हैं। यथा गगनं श्यामले मेघे राच्छानं भवति तदा मयूरो नृत्यति। जब आकाश काले बादलों से व्याप्त हो जाता है, तदा माने तब, मयूर माने मोर, नृत्यति माने नाचता। जब आकाश काले बादलों से व्याप्त हो जाता है तब मोर नाचता है। तस्य तदानीं नर्तनं न सुखकरमपि चेतश्चमत्कारं भवति। उस समय उसका नाचना नेत्रों को सुखकारी और चित्त को चमत्कारी करने वाला होता है। मधुर मधुर स्वरोपी मयूर विषधारान् भुङ्क्ते। मीठे मीठे स्वर वाला होते हुए भी मोर विषधारी सर्पों को भुङ्क्ते माने खा लेता है। एदमेकम् अस्माकं राष्ट्रीय चरित्रं विद्यते। एदम माने यही हमारे राष्ट्रीय चरित्र है। सर्वे से मधुरम वाचन, सभी के साथ मधुर वाणी बोलना। मधुर व्यवहारतम माने मधुर व्यवहार करना। मधुर आचरितव्य माने मधुर आचरण करना। किंतु ये राष्ट्रद्रोही अत्याचार परायणः राष्ट्रीय अखंडताया राष्ट्रीय एकस्य वा विघाता विष्मुखम सर्वतुल्य मयूरे राष्ट्रीय व्यापादितव्या। किंतु जो राष्ट्रद्रोही अत्याचारों में लगे हुए राष्ट्रीय अखंडता या एकता को नष्ट करने वाले दुष्ट व्यक्ति सर्प के समान विष फैलाने वाले हैं, उनको मोर के द्वारा सर्पों के मारे जाने की भांति राष्ट्रवासियों द्वारा मार दिया जाना चाहिए। व्याघ्र पशुषु, व्याघ्र भारत से राष्ट्रीय प्रतीकम। पशुओं में व्याघ्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्र बहु विशिष्टो विद्यते। व्याघ्रों में चित्त का बड़ा व्याघ्र बहुत सी विशेषताओं से युक्त है। कौन न जानाति चित्र व्याघ्र से ओजो पराक्रम स्फूर्ति। कौन नहीं जानता है चित्र व्याघ्र के ओज, पराक्रम, चा माने और स्फूर्ति को। एतत् जातीय व्याघ्र अस्मत् देशस्य वने को लभ्यते। इस जाति के व्याघ्र हमारे देश के वनों में लभ्यन्ते माने पाए जाते हैं। एतेषां शरीरं स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति। इनके शरीर में स्थूल माने मोटी, कृष्ण माने काली, रेखा भवन्ति माने होती है। इनके शरीर में काली मोटी काली रेखा होती है। व्याघ्रो सावती तीव्र धावका ततः सावयतः संकटं विदुरादेव जिघ्रन् तदपनेतु च चेष्टा स्वलक्ष्य वाप्तुं कृतिरतः स्वसीमना ये पर्यटन वन्य जंतुस्तम जगति। यह व्याघ्र अत्यंत तेज दौड़ने वाला और सदा सावधान रहता हुआ, संकट को दूर से ही सूंघता हुआ, उसे विपत्ति को दूर करने के लिए प्रयत्नशील
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में संलग्न, अपनी सीमा में ही घूमते रहने वाला जगत प्रसिद्ध वन्य जंतु है। कमलम कमलम सरसिजम पद्मं पंकजम शतदल इत्यादि नामाभि प्रथितं पुष्पम् अस्माकं राष्ट्रीयप्रतीकत्वेन स्वीकृतं राष्ट्रीयपुष्पस्य यशो विद्यते। कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि नामों से प्रसिद्ध पुष्प राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत पुष्प के यश को धारण करता है। उसकी तस्य कोमलतम मनोहरम विकासशीलतम पवित्रम तच्च अभिलक्ष्य कवि भी तस्य बहुशः वर्णनम कृतम। उसकी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता तथा पवित्रता को देखकर ही कवियों ने उसका अत्यधिक वर्णन किया है। न कश्चिन महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषाया व विद्यते येन तस्यं पुष्पं महत्वं न गीतम। संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा में कोई भी महाकवि ऐसा नहीं है जिसने इस पुष्प की महिमा का गान न किया हो। देवानां स्तुति प्रसंगे दिव्य कर चरणाम अध्यानम अंगानाम मानव हृदयसम चोपमानीकृतम सत्सांस्कृतम महत्वम विवरति पुष्पमिदम्। देवताओं की स्तुति के वर्णन में दिव्य हाथ, चरण आदि अंगों और मानव के हृदय का उपमान बनाया गया है। यह पुष्प हमारी सुंदर अच्छी संस्कृति के महत्व को धारण करता है। शरद ऋतु मनोहरम पुष्पमिदं यत्र तत्र जलसंकुलेषु तडागेषु सर्षेषु च नयासे सेना पद्धते वर्धते रविकर निकर ससंग्रात प्रस्फुटयति। शरद ऋतु में यह पुष्प यत्र तत्र जल से परिपूर्ण तालाबों और पोखरों में सरलता से उत्पन्न होता और बढ़ता है। पंके जायते पंकजम जल संयोगम शरत्काल अभापे वर्धते शोभते तथैव कश्चित् कुले जाता जनः स्वविधम् उपयुक्तं सर्षं लब्ध्वा वर्धितं क्षमति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशा। सूर्य की किरणों के संपर्क से खिलता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है। यह कमल कीचड़ से उत्पन्न और जल संयोग और शरद ऋतु को पाकर जिस प्रकार बढ़ता और शोभा पाता है, उसी प्रकार किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ मनुष्य सुविधा और उपयुक्त अनुकूल अवसर को पाकर बढ़ने में समर्थ होता है। यही इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है। राष्ट्रगानम सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयम् एकं गानं भवति तदेव राष्ट्रसंज्ञा अवद्यते। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है, वही राष्ट्रगान के नाम से संज्ञा माने नाम से जाना जाता है। प्रत्येकम राष्ट्रम राष्ट्र सम्मान करती। प्रत्येक राष्ट्र स्वमाने अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महस्व अवसरेषु तद गानम गीयते। महान अवसरों पर यह गान गाया जाता है। यदि कश्चित् धन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशं गच्छति तदा तस्य सम्मानाय तद राष्ट्रगानम अस्मत् राष्ट्रगानं च वादके बोध्यते। जब कभी अन्य राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे देश में आता है तब उसके सम्मान के लिए उस राष्ट्रगान को वादकों के द्वारा बजाया जाता है। महतीनाम सभानाम समापने तस्य गानम आवश्यम। मान संवाद के समापन पर भी उस गान को गाना आवश्यक होता है। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। विद्यालयों में प्रार्थना के अनंतरम माने बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गीयते माने गाया जाता है। जो हम इसकी एक बार हिंदी देखते हैं। सभी देशों में वहाँ के निवासियों के द्वारा राष्ट्रीय विशेषताओं वाली वस्तुओं को चिन्ह के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन चिन्हों में उस राष्ट्र का गौरव, चरित्र और गुण दिखाई देते हैं, उन्हें ही राष्ट्र चिन्ह कहा जाता है। हमारे भारत राष्ट्र में कुछ चिन्ह स्वीकृत हैं, वे ही हमारे चरित्र, संस्कृति और महत्व को प्रकट करते हैं। पक्षियों में, पशुओं में और पुष्पों में कौन सा पक्षी, पशु या पुष्प ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्र की महिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, यही सोचकर प्रतीक चिन्ह निश्चित किए गए हैं। पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृत है। मोर अत्यंत सुंदर पक्षी है। चंद्रमा जैसे आकार के रस से चित्रित इसकी पूंछ के पंख मन को हरते हैं। जब आकाश काले काले बादलों से ढका हुआ होता है तब मोर नाचता है। उसका उस समय का नृत्य नेत्रों को सुखदायी और चित्र को चमत्कृत करने वाला होता है। मधुर केका ध्वनि करने वाला मोर विषैले सर्पों को खा जाता है। यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। सभी के साथ मोर जैसी मधुर वाणी में बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमारा आचरण भी मधुर ही होना चाहिए।
किंतु जो राष्ट्रद्रोही अत्याचारों में लगे हुए राष्ट्रीय अखंडता या एकता को नष्ट करने वाले दुष्ट व्यक्ति सर्प के समान विष फैलाने वाले हैं, उनको मोर के द्वारा सर्पों के मारे जाने की भांति राष्ट्रवासियों द्वारा मार दिया जाना चाहिए। बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बाघों में भी विचित्र चित्तियों वाला व्याघ्र बहुत सी विशेषताओं वाला होता है। चित्र व्याघ्र के ओज, तेज पराक्रम और स्फूर्ति को कौन नहीं जानता, अर्थात सभी जानते हैं। इस जाति के व्याघ्र हमारे देश के वनों में पाए जाते हैं। इनके शरीर में मोटी मोटी काली रेखाएं होती हैं। यह व्याघ्र अत्यंत तेज दौड़ने वाला और सदा सावधान रहता हुआ, संकट विपत्ति को दूर से ही सूंघता हुआ, उसी विपत्ति को दूर करने के लिए प्रयत्नशील, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में संलग्न, अपनी सीमा में ही घूमता रहने वाला जगत प्रसिद्ध वन्य जंतु है। कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि नामों से प्रसिद्ध पुष्प राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत पुष्प के यश को धारण करता है। उसकी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता तथा पवित्रता को देखकर ही कवियों ने उसका अत्यधिक वर्णन किया है। संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा में कोई भी महाकवि ऐसा नहीं है जिसने इस पुष्प की महिमा का गान न किया हो। देवताओं की स्तुति के वर्णन में दिव्य हाथ, चरण आदि अंगों और मानव के हृदय का उपमान बनाया गया है। पुष्प हमारी सुंदर संस्कृति के महत्व को धारण करता है। शरद ऋतु में यह पुष्प यत्र तत्र जल से परिपूर्ण तालाबों, पोखरों में सरलता से उत्पन्न होता और बढ़ता है। सूर्य की किरणों के संपर्क से खिलता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है। यह पंकज अर्थात कीचड़ से उत्पन्न जल संयोग और शरद ऋतु को पाकर जिस प्रकार बढ़ता और शोभा पाता है, उसी प्रकार किसी कुल में नीच या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ मनुष्य सुविधा और उपयुक्त अनुकूल अवसर को पाकर बढ़ने में समर्थ होता है। यही इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है। राष्ट्रगान। सभी स्वतंत्र देशों में अपना एक गान होता है, वही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। बड़े बड़े अवसरों पर यह गान गाया जाता है। यदि कोई दूसरे राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे देश में आता है तो उसके सम्मान के लिए उसके राष्ट्रगान और अपना राष्ट्रगान वादकों के द्वारा बजाए जाते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं के समापन पर राष्ट्रगान का गाना आवश्यक होता है। विद्यालयों में प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान प्रतिदिन गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानं विश्वकविनां कवीन्द्र रवीन्द्र रचितं जनगणं मन इति संज्ञा विश्वमस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। अस्माकं माने हमारे राष्ट्रगान को विश्व कवि कवीन्द्र रवीन्द्र द्वारा रचित जनगण मन संज्ञा माने इस नाम से इस विश्व में, विश्रुतम माने प्रसिद्ध और वर्तते माने है। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि कवीन्द्र रवीन्द्र के द्वारा रचित जनगण मन इस नाम से इस विश्व में प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारत अंगभूतानां अनेक प्रान्तानां विन्ध्य हिमालय पर्वतयोः गंगा यमुना प्रभृत नदीनाम् उल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालतम राष्ट्रीय अखंडतम संस्कृति गौरवञ्च विश्वकविनां वर्णितम्। अस्माकं माने हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों, विंध्य माने विंध्याचल और हिमालय पर्वत, गंगा यमुना प्रवृत्ति माने आदि नदियों का उल्लेख करके, कृत्वा माने कर देश की विशालता और राष्ट्र की अखंडता, संस्कृति और गौरव विश्व कवि के द्वारा वर्णित है। राष्ट्रगानमिदं द्वापञ्चाशत्पदात्मकं भवति। यह राष्ट्रगान 50 माने 50, 2 माने 2, 50 2 52 और पलात्मक माने सेकंड। यह राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है। तस्य गाने 250 पदात्मकम समय अपेक्षित। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। न ततो अधिकम न व ततो न्यूनम, न इससे अधिक और अथवा न इससे कम समय लगता है। तस्य आरोह अवरोह अपि निश्चितो, इसका आरोह और अवरोह भी निश्चित है। तत्व विपर्यो कर्तु न शक्यते, इसको बदला भी नहीं जा सकता है। राष्ट्रगाने समुदितो जने सावधान मुद्राया गेयम। राष्ट्रगान सीधे खड़े हुए लोगों के द्वारा सावधान मुद्रा में गेयम माने गाना चाहिए।
राष्ट्रगान अवसरे अंग संचालन निषिद्धम। राष्ट्रगान के अवसर पर अंगों का संचालन करना भी निषिद्ध है। चलतो अपि कस्य कर्णकुहरे गेहि मानस्य राष्ट्रगानं ध्वनि दूरात् अप्यापतति चेतदा तत्रैव सावधान मुद्रया तेन विचलितं स्थातव्या। चलता हुआ भी यदि किसी के कर्ण माने कानों में गाते हुए राष्ट्रगान की ध्वनि दूर से ही अगर किसी के कान में आ पड़े तो वहीं तत्रे माने वहीं सावधान मुद्रा में स्थित हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति। राष्ट्रगान श्रद्धा के योग्य होता है। श्रद्धास्पदम एवं और श्रद्धा से ही गाना चाहिए। राष्ट्रध्वजा सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्रध्वजा से सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। सर्वेषु माने सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक महत्व वर्तते माने है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजा भवति। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का अपना एक ध्वज भवति माने होता है। तद्देश वासिनः जनाः नरा नार्यस्य स्वराष्ट्रस्य सम्मानं प्राणपणे रक्षन्ति। उस देश के वासी लोग नर और नारी स्व माने अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान प्राणों की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करती हैं। वर्णात्मको मध्य अशोक चक्र अंकितो अस्माकं राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्देन दृश्य विश्रुतो विद्यते। त्रिमाने तीन, वर्णात्मक माने रंगों वाला, 3 रंगों वाला, मध्य में अशोक चक्र से अंकित। अस्माकं माने हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्द से विश्व में विश्रुतो माने प्रसिद्ध, विद्यते माने है। ध्वजस्य अधोभागो हरित वर्णात्मकं सुख समृद्धि विकासनम सूचका। मध्य भागे श्वेत वर्ण ज्ञान सौहार्दम सदाचारादि सद्गुणानां द्योतका। ऊर्ध्वभागे च स्थिता गैरिक वर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च बोधका। ध्वज के नीचे के भाग में हरा रंग सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। मध्य भाग में सफ़ेद, श्वेत माने सफ़ेद रंग ज्ञान सौहार्द और अत्यधिक सद्गुणों का द्योतक है। ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में स्थित गैरिक माने गेरुआ रंग यानी कि केसरिया रंग त्याग और शौर्य का बोधक है। ध्वज से मध्य भागे स्थितम श्वेत वर्ण मध्ये अवस्थित अशोक चक्रम धर्मस्य सत्य अहिंसाय से प्रतिज्ञाम। ध्वज के मध्य भाग में स्थित सफ़ेद रंग मध्य में स्थित अशोक चक्र धर्म का, सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः पृथक् अपि चक्रमूले एकत्र सम्बन्धः भारतीय भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदो सत्स्वपि भारतमेकं राष्ट्रमिति द्योत्यन्ते। चक्र में 24 शलाका माने तीलियाँ, पृथक् अपि माने अलग होते हुए, चक्र के मूल में माने एकत्र होती हुई, भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेद में भाषा धर्म जाति वर्ण व लिंग आदि की भिन्नता होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है ऐसा प्रकट करती है। राष्ट्रध्वजो निर्धारितम दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्या। राष्ट्रध्वज निर्धारित विस्तार वाला होना चाहिए। ऐसा सदा स्वच्छ विकृतम वर्णम तिष्ठेत। वह सदा स्वच्छ और भद्दे न पड़ने वाला रंगों वाला होना चाहिए। जीर्णा शीर्णा विदीर्णो व ध्वजा न उपयोग योग्या। पुराना कटा फिटा, जीर्ण में पुराना, कटा फिटा ध्वज उपयोग करने के योग्य नहीं है। समुच्चमाना ध्वजो अस्तगते सूर्य समवर्तन सुरक्षितम संरक्षितव्या। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर फहराया हुआ ध्वज समुच्चमाना माने फहराया हुआ ध्वज, अस्तगतम माने सूर्यास्त हो जाने पर, अवतार माने उतार कर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय शोक अवसरे ध्वजो अर्धमुच्यते। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वज को आधा फहराया जाता है। इत्येतानि राष्ट्रपति का अन्य अस्माकं स्वतंत्रस्य प्रतीकानि समादत्तव्यानि तु सन्ये प्राणपणे रक्षितव्यानि च। ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता के बोधक हैं, अतः ये सम्मान करने योग्य तो हैं ही, साथ ही प्राणपण से रक्षा करने के योग्य भी हैं। बच्चों धन्यवादम।